कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 69। टॉपिक हमारा चल रहा है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को हमने तीन तरह के रिस्क में डिवाइड किया। कौन कौन से रिस्क में? कमोडिटी रिस्क में, इंटरेस्ट रेट रिस्क में और एक्सचेंज रेट रिस्क में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कौन सा पार्ट? एक्सचेंज रेट रिस्क, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क और फिर उसके बाद कमोडिटी रिस्क। इसलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट कहां से लिया? एक्सचेंज रेट रिस्क। अब हर तरह के रिस्क को मैनेज करने की, हर तरह के रिस्क को हेज करने की, मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स है। कमोडिटी रिस्क की बात करें तो वो कौन सी दो टेक्निक्स के जरिए से मैनेज हो सकता है? फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के जरिए से। फॉरवर्ड के जरिए से, फ्यूचर्स के जरिए से। इंटरेस्ट रेट रिस्क कितनी तरह की टेक्निक से मैनेज हो सकता है? 3। फॉरवर्ड से, फ्यूचर से, ऑप्शन से। और एक्सचेंज रेट रिस्क कितनी टेक्निक से मैनेज हो सकता है? 4 टेक्निक से। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि कैसे हम फॉरवर्ड के जरिए से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यानी फर्ज कीजिए अगर हमने कोई एक्सपोर्ट की और कोई फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है 3 महीने 6 महीने के बाद, फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद हमें कुछ डॉलर रिसीव होने और हम ये चाहते हैं कि डॉलर जो है उसकी रिस्क है कि उसका रेट कम ना हो जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज अगर 205 का है तो कल को 6 महीने बाद वो 195 का 190 का हो जाए। हम इस रिस्क से निजात हासिल करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक टेक्निक है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में कंसेप्ट क्या है? बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप आज के दिन रेट फिक्स कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन होगी 6 महीने बाद। ट्रांजैक्शन कब होगी? 6 महीने के बाद। लेकिन आज के दिन आप रेट फिक्स कर लेते हैं कि इस रेट के ऊपर हम डॉलर को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस, मेन्यू होता है। मेन्यू बेसिकली पूरा, एक तो हर करेंसी का आपको मार्केट में अलग फॉरवर्ड मिलेगा। डॉलर में अगर आपने रिसीव करने हैं उसका फॉरवर्ड अलग होता है, पाउंड रिसीव करने हैं उसका फॉरवर्ड अलग है, इसी तरह डिफरेंट करेंसी का। फिर उसके बाद हर करेंसी के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। 1 महीने का फॉरवर्ड का रेट अलग होगा, 2 महीने का फॉरवर्ड का रेट अलग होगा, 3 महीने का फॉरवर्ड का रेट। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह बैंक से आप लोन लेने के लिए जाए तो टेन्योर के लिहाज से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। ठीक है। अगर आपका टेन्योर कम है तो बैंक शायद डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, टेन्योर ज्यादा, थोड़ा बहुत फर्क हो, ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत लेकिन फर्क होगा जरूर। उसी तरह फॉरवर्ड में भी 1 मंथ के फॉरवर्ड में, 3 मंथ के फॉरवर्ड में, 6 मंथ के फॉरवर्ड में फर्क होता है। ये क्लियर? अच्छा, आगे फर्दर फर्स्ट कीजिए हमने 6 मंथ का फॉरवर्ड सेलेक्ट किया। इसमें भी फर्दर 2 रेट्स होते हैं। एक होता है रेट बाइंग का, एक होता है रेट सेलिंग का। ठीक है, एक बाइंग का, एक सेलिंग का। बाइंग, ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट कौन कोट कर रहा है? बैंक। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग और सेलिंग रेट है। यानी अब अगर 6 महीने के बाद हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और हम बैंक के पास जाएंगे उसको एक्सचेंज करवाने के लिए, हम बेसिकली सेल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं बैंक को। लेकिन बैंक क्या कर रहा है? बाय कर। तो बैंक कौन सा रेट अप्लाई करे? बाय। ठीक। तो इस तरह अगर अपोजिट हो, पे करना हो, तो हम बैंक से बाय करते हैं। अगर हमने फॉरेन करेंसी फर्ज कीजिए पे करनी हो तो हम क्या करते हैं? बैंक से बाय करते हैं। बैंक से बाय करते हैं तो बैंक क्या कर रहा है? कौन सा रेट लगाएगा? सेलिंग रेट। क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको बताएगा 6 से लेके 7 तक रेट है, और यहां बताएगा 6 हमारा फॉर एग्जांपल बाइंग रेट है, 7 सेलिंग रेट है। तो अगर तो बाइंग और सेलिंग रेट खुद से बता दे, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि आपने बाइंग रेट अडॉप्ट सेलेक्ट करना है कि सेलिंग। अगर खुद से नहीं बताता, रेंज बता देता किसी क्वेश्चन में कि जी डॉलर का रेट है 174 टू 174.5, तो आपने फिर कैसे अंदाजा लगाना है कि इसमें कौन सा बाइंग रेट है, कौन सा सेलिंग रेट है? याद रखिए हमेशा, हाँ,
बैंक मैंने आपको रूल बताया था, बैंक ऑलवेज विंस। इसका मतलब क्या है, बैंक ने जब खरीदना होगा ना, बैंक ने जब खरीदना होगा वो रेट कम देगा, बाइंग रेट कम होगा, और बैंक ने जब बेचना होगा सेलिंग रेट ज्यादा होगा। भाई इसका फर्क होगा, वही तो बैंक का प्रॉफिट होता है। जैसे बोरिंग रेट और डिपॉजिट रेट में फर्क होता है ना, और जो मार्जिन होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। उसी तरह एक्सचेंज रेट में भी इसी तरह, एक्सचेंज रेट दो तरह। तो हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखिए तरतीब से डिसीजन क्या करने हैं। स्टेप नंबर 1, हमने देखना है क्वेश्चन किस चीज का है, कमोडिटी का है, इंटरेस्ट रेट का है कि एक्सचेंज का है। एक्सचेंज रेट सबसे पहले ये देखना है। फिर उसके बाद जिसका भी है, फर्ज कीजिए एक्सचेंज रेट का है, उसके बाद हमने देखना है वो हमें क्या कह रहा है कि हमने फॉरवर्ड के जरिए से हेजिंग करनी है, फ्यूचर के जरिए से, या कि मनी मार्केट के जरिए से, या ऑप्शंस के जरिए से। ये क्वेश्चन में वो मेंशन कर रहा होता है, या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऐसी होती है आपको पता चल जाएगा, अक्सर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है। अब फर्ज कीजिए उसने कहा फॉरवर्ड में, तो फिर आपने क्या डिसीजन करने हैं अगले डिसीजन। इसमें मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, कंसेप्ट से ज्यादा इन्वॉल्व है डिसीजन। फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लिया, अगला डिसीजन क्या है भाई, अगला डिसीजन ये है मुझे पैसे रिसीव होंगे कि पे करने हैं। इस डिसीजन से सारे अगले डिसीजन चेंज हो जाते हैं कि मैंने रिसीव करने हैं कि पे करने हैं। अगर मैंने डॉलर रिसीव करना है फॉरवर्ड में, तो फिर मेरा अगला डिसीजन क्या होगा, कितने महीने के, नहीं रेट नहीं, कितने महीने के बाद, जितने में, क्योंकि देखें जो टाइमिंग है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की और जो आपको रिसीव होना है वो टाइमिंग मैच होनी चाहिए ना। अगर आपको 3 महीने बाद पैसे रिसीव होने हैं तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी 3 मंथ्स का करना है, 6 मंथ्स के बाद पैसे रिसीव होने हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी 6 मैच होना चाहिए। तो मैंने फिर अगली चीज ये देखनी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सिर्फ एक हल्का सा लफ्ज लिखा होता है उसे 3 मंथ 6 मंथ, जिसको हमने हाईलाइट करके आगे रेट उठाने होते हैं। जब ये उठा लिया हमने 3 मंथ्स का, फिर अगला डिसीजन क्या करना होता है कि फॉरवर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड उठा लिया, पहले डिसीजन क्या फॉरवर्ड उठाना है, फिर डिसीजन क्या 3 मंथ फॉरवर्ड उठाना है, अगला डिसीजन क्या करना है मैंने, रेट कौन सा उठाना है। ये डिपेंड करेगा कि मेरा फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है कि पेएबल है। अगर रिसीवेबल है तो मैंने कौन सा रेट उठाना है, सोच सोच के। रिसीवेबल है तो मैंने बैंक को सेल करना है, बैंक ने बाय करना है, बाइंग रेट लगेगा। पेएबल है मैंने बैंक से खरीदना है, बैंक बेचना है, सेलिंग रेट लगेगा। अगर ये बाइंग सेलिंग याद हो बहुत अच्छी बात, अगर ये याद ना हो तो एक आसान कुलिया क्या है, बैंक ऑलवेज विंस। जब खरीदने जाएंगे ज्यादा रेट लगेगा, बेचने जाएंगे कम रेट लगेगा। जब हम खरीदने जाएंगे ज्यादा रेट लगेगा, और जब बेचने जाएंगे कम रेट लगेगा। ठीक है, ये एक रट्टा समझ लीजिए, ये कुलिया समझ लें, जुगाड़। लेकिन मेन कंसर्न मैंने आपको बता दिया बैंक सेलिंग। क्लियर। इसके बाद हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया था आधा, वो समझ आ गया, कैलकुलेशंस क्लियर। आगे चलते हैं मनी मार्केट। आज के टेक्निक, कल वाली टेक्निक थोड़ी आसान थी, आज वाली निस्बतन मुश्किल है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो कैलकुलेशन आसान है, लेकिन फॉरवर्ड की निस्बत मुश्किल है। ये क्या टेक्निक है, मनी मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट हेजिंग समझने से पहले मुझे ये बताइए, मनी मार्केट का वर्ड हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है? मनी मार्केट शायद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये टर्म इससे पहले आपने नहीं सुनी हुई कभी। हमें जब फाइनेंस इकट्ठा करना होता है तो दो तरह का फाइनेंस हमें चाहिए होता है, बाजू का शॉर्ट टर्म, बाजू का लॉन्ग टर्म। किसी भी कंपनी को, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, वैसे तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, लेकिन हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस में चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, क्या करेगी, बेस्ट ऑप्शन शेयर इशू करेगी स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज से पैसे इकट्ठे करेगी। तो हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां से लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज किया जाता है, जहां पे शेयर्स और डिबेंचर, क्योंकि शेयर और डिबेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यह है कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस शेयर डिवेंचर। और अगर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन चाहिए हो, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या? बैंक्स, बैंक लोन, बैंक लोन। तो मनी मार्केट का मतलब क्या है? बैंक्स। इसका अपोजिट स्टॉक मार्केट, अपोजिट होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से क्या मुराद होती है? स्टॉक एक्सचेंज। मनी मार्केट से क्या मुराद है? बैंक्स। तो पहला कंसेप्ट तो ये ध्यान में रखिए कि मनी मार्केट का मतलब बैंक्स। तो हमारी इस हेजिंग टेक्निक में बैंक जरूर आएगा, बैंक बोरिंग जरूर है भाई। ये बात समझ आ गई? मनी मार्केट में बैंक जरूर इन्वॉल्व होंगे, हम बैंक से कुछ ना कुछ बारो कर रहे होंगे। ठीक है, तो मनी मार्केट आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, एक्सचेंज रेट थ्रू मनी मार्केट, थ्रू मनी मार्केट। सबसे पहले हमें बता रहा है मनी मार्केट हेजिंग है क्या। मुश्किल थोड़ी सी बात कर रहा है लेकिन मैं इसको समझाता हूं आपको। कह रहा है मनी मार्केट हेजिंग का मतलब है टू क्रिएट टुडे एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी और एसेट इन फॉरेन करेंसी टू सेटल इट एट टुडे स्पॉट रेट। अच्छा, मुझे याद आया, हमने फॉरवर्ड में कोर टर्म भी पढ़े थे, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट किसे कहते थे? आज का जो एक्सचेंज रेट है उसे स्पॉट रेट कहते थे, आज का जो एक्सचेंज रेट है। फॉरवर्ड रेट क्या होता था? जो एग्री होता था कॉन्ट्रैक्ट में कि 3 महीने बाद इस रेट पे ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा, क्वेश्चन में एक और टर्म भी होती थी बड़ी अजीब सी, वो होती थी स्पॉट रेट एट सेटलमेंट डेट। स्पॉट, वो क्या होता था? 3 महीने के बाद। ये स्पॉट रेट बेसिकली मार्केट का रेट है, मार्केट में जो चल रहा है, जो आज मार्केट में रेट चल रहा है ना, एक्सचेंज रेट, उसे कहेंगे स्पॉट रेट। 3 महीने बाद की डेट पे जो मार्केट में एक्चुअली रेट चल रहा होगा एक्चुअली, उसे कहेंगे स्पॉट रेट एट सेटलमेंट डेट। और आज हम जो एग्री कर रहे हैं कि 3 महीने बाद इस पे ट्रांजैक्शन होगी, वो फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एक्चुअली मार्केट में नहीं होता। एक्चुअली मार्केट में जो रेट चल रहा होता है इसे कहते हैं स्पॉट रेट। ठीक है, फॉरवर्ड रेट वो है जिसके ऊपर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि 3 महीने बाद हम इस रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे। भाई क्लियर? जैसे आप वो बिजनेस लॉ में पढ़ते थे ना, डैमेजेस क्लेम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस लिया जाता है। तो ये फॉरवर्ड है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और स्पॉट रेट है मार्केट प्राइस। स्पॉट रेट टुडे का मतलब आज की मार्केट प्राइस, और स्पॉट रेट एट सेटलमेंट डेट का मतलब वो 3 महीने बाद की मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है क्या होता है, हम इक्विवेलेंट लायबिलिटी या एसेट फॉरेन करेंसी में क्रिएट करते हैं उसको सेटल करने के लिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट समझे। मैंने 6 महीने के बाद एक्सपोर्ट की, 6 महीने बाद फर्ज कीजिए $1 मिलियन पाकिस्तान में आना है, हम उसको हेज करवाना चाहते हैं। एक तरीका तो फॉरवर्ड का है, उसको साइड पे कर दे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 1 महीने बाद मेरा रिसीवेबल है, मैं बैंक से कहूं भाईजान आप मुझे आज के आज 1 मिलियन दे दीजिए, आज के आज 1 मिलियन दे दीजिए। ये क्या हुआ? अभी अभी इंटरेस्ट वगैरह को इग्नोर कर दे, सिंपल इंटरेस्ट फ्री एनवायरनमेंट में सोचे। मैंने बैंक से $1 मिलियन का लोन ले लिया। बैंक आपको पता है फॉरेन करेंसी में भी लोन देता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं ना, सेविंग रेट और बोरोइंग रेट डिफरेंट होती है, आपको पता है? सेविंग रेट और बोरोइंग रेट फर्क होते हैं, ये पता है आपको? यानी बैंक से लोन लेने के लिए जाएं तो और रेट है, पैसे जमा करेंगे और लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी का रेट भी डिफरेंट है। लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी का रेट भी डिफरेंट होता है। आप फॉरेन करेंसी अकाउंट भी पाकिस्तान में खुलवा सकते हैं। आपने शायद वो कोई ऐड देखी, वो जो रमीज राजा आके बता रहा होता है फॉरेन करेंसी में, और वो रेट फॉरेन करेंसी का कम होता है। वो शायद डॉलर का पता नहीं 6% के करीब था और पाक रुपीज में 11% के करीब था। लेकिन बहरहाल कंसेप्ट ये है कि जिस तरह बोरोइंग रेट और डिपॉजिट रेट डिफरेंट होते हैं ना,
उसी तरह फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी का रेट भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो कंसेप्ट क्या है, मैंने 6 महीने के बाद $1 मिलियन रिसीव करना है, मैंने बैंक से आज $1 मिलियन ले लिया। अब क्या होगा भला, आज के दिन में डॉलर को मैं चेंज करवा लूंगा पाक रुपीज में, मुझे आज पैसे मिल गए और मेरी जान छूट गई एक्सचेंज रेट से। कैसे जान छूट गई, डिफरेंस से, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट बढ़े, मैंने अब फॉरेन करेंसी में ही रिसीव करना है, फॉरेन करेंसी में ही पे करना है। अगर डॉलर की प्राइस डबल भी हो जाती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, उधर से 1 मिलियन आएगा मैं बैंक को दे दूंगा, और अगर आधी भी हो जाती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम, क्योंकि फॉरेन करेंसी में मेरा रिसीवेबल था, मैंने फॉरेन करेंसी में पेबल खड़ा कर दिया ताकि 6 महीने बाद जब मैच्योरिटी हो मैच कर जाए। ये है बेसिक टेक्निक मनी मार्केट। इसमें ऐड करनी है कुछ चीजें, लेकिन बताइए बेसिक टेक्निक समझ आ गई आपको? ये है इसका मतलब, टू क्रिएट टुडे एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी। एसेट को छोड़ दे, अभी एसेट को छोड़ दे, इक्विवेलेंट लायबिलिटी, क्योंकि अगर आपका रिसीवेबल है ना 6 महीने बाद, तो आपको इक्विवेलेंट लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर आपका पेएबल है इक्विवेलेंट एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी पेएबल की बात नहीं करते, अभी तो हमने फॉरवर्ड में भी पेएबल की बात नहीं की, पेएबल की रिसीवेबल की बात करते हैं कि हमने मनी मार्केट हेज क्या है, हम आज 6 महीने बाद हमारा रिसीवेबल है और हम आज के दिन इक्वल अमाउंट की लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। किसमें, लेकिन ये अहम चीज है, किसमें लायबिलिटी, फॉरेन लोकल करेंसी में ना क्रिएट कर दीजिएगा, वरना रिस्क तो वही का वही रहेगा। फॉरेन करेंसी में हमने लायबिलिटी क्रिएट करनी है ताकि आज के दिन ही सेटलमेंट हो जाए। हमारी लायबिलिटी की सेटलमेंट आज के दिन नहीं हुई, लेकिन एक्सचेंज रेट की सेटलमेंट आज के दिन हो गई। ये बात समझ आ रही है आपको? लायबिलिटी की सेटलमेंट 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन एक्सचेंज रेट रिस्क से हमारी जान छूट गई क्या नहीं छूट गई? यही कंसेप्ट है मनी मार्केट हेजिंग का। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। इसमें पहला ट्विस्ट ये है कि क्या हम टोटल 1 मिलियन की अमाउंट ही बैंक से लोन लें? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेंगे ना, बैंक कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेगा। तो इसका मतलब अगर 1 मिलियन हमने रिसीव करना है 6 महीने बाद, और हम चाहते हैं कि 6 महीने बाद हमारा 1 मिलियन का पेबल हो ताकि इक्वली सेटअप हो जाए, सेट ऑफ हो जाए चीज, तो हमें आज के दिन 1 मिलियन से कम अमाउंट वसूल करनी है बैंक से, ताकि 6 महीनों का इंटरेस्ट लग के वो 1 मिलियन बने। अगर आज के दिन 1 मिलियन वसूल कर लेते हैं ना, तो 6 महीने बाद वो अमाउंट इंटरेस्ट लग के 1 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी, वो हमारा सेट ऑफ इक्वल अमाउंट से नहीं हो सकेगा। तो पहला कंसेप्ट क्या है, हमारा जो फॉरेन करेंसी पेएबल होगा, जो बैंक से फॉरेन करेंसी लोन लेना है, वो पूरी अमाउंट का नहीं लेना, डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट करना है। क्लियर हुई है बात? डिस्काउंट करना। आगे चले। अच्छा, अब आगे मैं एक स्टेटमेंट देने लगा, आपने इसे ट्रू और फॉल्स करना है, अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई। मनी मार्केट हेजिंग इज मोर डिफिकल्ट देन फॉरवर्ड हेजिंग। गलत है स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मनी मार्केट हेजिंग ज्यादा मुश्किल है फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड तो आपने एक झटके में कैलकुलेशन कर ली थी, उस दिन आप खुद हैरान हो रहे थे, सर ये आई कैप का क्वेश्चन नहीं है। मनी मार्केट हेजिंग इज मोर डिफिकल्ट देन फॉरवर्ड। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन पता है क्या है? फॉरवर्ड में सिर्फ एक रेट यूज होता है, एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड में सिर्फ एक रेट यूज होता है, कौन सा? एक्सचेंज रेट। मनी मार्केट हेजिंग में 2 रेट यूज होंगे, एक एक्सचेंज रेट भी यूज होगा और दूसरा इंटरेस्ट रेट भी यूज होगा। 2 रेट होंगे। इस वजह
दो रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो होना ही होना है, जाहिर है ट्रांसलेशन होनी है, एक्सचेंज रेट तो यूज होगा ही होगा उसमें, इंटरेस्ट रेट भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट का मतलब है बैंक से बोरोइंग करना, हम बोरोइंग करेंगे या डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या उस पर इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए समझ लीजिए यूं कह लेंगे मनी मार्केट हेजिंग ज्यादा मुश्किल है, या यूं कह लीजिए कि उसमें एक स्टेप ज्यादा है, इसमें इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट भी आएगा। अब इसके स्टेप्स हैं मनी मार्केट हेजिंग के, जिसको स्टेप समझ आ गए, स्टेप याद हो गए मनी मार्केट हेजिंग, उसको अगर समझ नहीं भी आई ना कि क्या टेक्निक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया बेसिक कंसेप्ट। मनी मार्केट हेजिंग का मतलब है अगर आपने फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है 6 महीने बाद, इक्विवेलेंट अमाउंट का पेएबल खड़ा कर ले, और अगर फॉरेन करेंसी पेएबल है, इक्विवेलेंट अमाउंट का फॉरेन करेंसी रिसीवेबल खड़ा कर ले आज, वो बाद में जाके मैच होगा, सेटलमेंट। स्टेप्स इसके हैं, इसके स्टेप्स हैं 5, वैसे तो 4 है, 5वां स्टेप यूं समझ लीजिए कि हमारा एक रेट कैलकुलेट करते हैं फाइनल, कि हमें टोटल कॉस्ट कितने पड़े। हेजिंग कर, अच्छा किसको कर रहे हैं हेजिंग? रिसीवेबल को। आपको पता है हमारा रिस्क रिसीवेबल में भी हो सकता है, पेबल में भी हो सकता है, तो हम कौन सी हेजिंग सीखने जा रहे हैं? रिसीवेबल। Suppose you have to receive foreign currency after 3 months and you want to hedge it now. 3 महीने बाद रिसीवेबल है आपके लिए फॉरेन करेंसी, लेकिन आप आज के आज डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई मुझे आज ही कंफर्म हो जाए मेरा रेट क्या है, ठीक है, बाद में रेट की फ्लक्चुएशन से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के आज ही मैं जो एक्सचेंज रेट रिस्क है इसको खत्म करना चाहता हूं, कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करना चाहता हूं आज के बाद अगर एक्सचेंज रेट डबल भी हो जाए, आधा भी हो जाए, मुझे फर्क ना पड़े 1 रुपए का, वो टेक्निक है मनी मार्केट। हेज इट नाउ, आज के दिन करना है। स्टेप्स, अच्छा पहले स्टेप्स को पढ़ ले ताकि याद रह जाए हमें। डिस्काउंट, बारो, सेल, डिपॉजिट। डिस्काउंट, बारो, सेल, डिपॉजिट। डिस्काउंट, बारो, सेल, डिपॉजिट, ये 4 मेन स्टेप्स हैं मनी मार्केट हेजिंग। कौन कौन से? डिस्काउंट, बारो, सेल, डिपॉजिट। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना उससे आपने डिस्काउंट करना है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को क्या करना है? डिस्काउंट करना है। यहां पे अहम चीज है यूजिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। डिस्काउंट करना तो समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि जाहिर है इंटरेस्ट टाइम गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट उसके ऊपर ऐड होना है, तो हम चाहते हैं फाइनल फिगर हमारी उस अमाउंट के बराबर आए जो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, तो हमें आज की फिगर थोड़ी कम होगी इंटरेस्ट डिफरेंस की वजह से। डिस्काउंट तो करना ही करना है। अहम चीज इसमें, अहम चीज डिस्काउंट से भी ज्यादा अहम चीज यूजिंग फॉरेन करेंसी। ये FCY का मतलब है फॉरेन करेंसी, और जहां पे LCY लिखा हो वहां पे लोकल करेंसी, ये ध्यान में रखिएगा। यूजिंग बोरोइंग रेट क्यों कह रहा है? फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट क्यों कह रहा है? अच्छा फॉरेन करेंसी है, डिस्काउंट करने के लिए फॉरेन करेंसी ही रेट लगना चाहिए, ये तो एग्रीड। बोरोइंग क्यों? डिपॉजिट रेट क्यों नहीं? सेविंग रेट क्यों नहीं? इसलिए कि हमने आगे चल के ना बैंक से ये पैसे बारो करने हैं फॉरेन करेंसी, तो जो हमारी आज की वैल्यू होगी ना, ये जब एडअप होगा उसमें इंटरेस्ट, तो चूंकि हमने बैंक से पैसे बारो किए हुए हैं तो बैंक बोरोइंग रेट लगाएगा हमारी बोरोइंग पे, समझ रहे? यानी हमारे जो लोन आज फर्ज कीजिए 10 मिलियन 6 महीने बाद है, वैल्यू लगा, आज हमने 9 मिलियन बैंक से लिया, अब बैंक इस 9 मिलियन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मुझे बताइए बैंक से हमने बारो किया हुआ है कि डिपॉजिट करवाया? तो बैंक इसके ऊपर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा? बोरिंग वाला कि डिपॉजिट वाला? बोरिंग वाला। इसलिए हमने उस जो बैंक बोरिंग रेट लगाएगा उसी रेट लगा के फ्यूचर वैल्यू पे पहुंचेगा, उसी रेट को यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचना है। ये रीजन है फॉरेन करेंसी को
बोरोइंग रेट पे डिस्काउंट करने की, क्योंकि फॉरेन करेंसी जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ना तो फिर बोरोइंग रेट से ही बढ़ेगी। ये बात समझ आ रही है? तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, हमने डिस्काउंट करना है। किसको? फॉरेन करेंसी को। कौन सा रेट यूज करते हुए? बोरोइंग रेट। फॉरेन करेंसी डिस्काउंट करना है, कौन सा रेट? बोरोइंग रेट। फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट, शाबाश। फॉरेन करेंसी को स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? डिस्काउंट करना है, कौन सा रेट? बोरोइंग रेट। इसमें एक ट्विस्ट ये था कि जो डिस्काउंट करना है ना आपने, वो फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट करते हुए करना। एक दूसरा ट्विस्ट भी है, वो क्या है? क्वेश्चन में आपको देगा फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट है 10%, तो आप किस रेट से डिस्काउंट करेंगे? 10%। गलत हो गया क्वेश्चन। 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, और आपको रिसीव होना है 6 मंथ में। तो बताइए 5% से ना, शाबाश। 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 से ये नीचे कैलकुलेशन कर रहा है कि जो आपने डिस्काउंट रेट यूज करना है, जो डिस्काउंट रेट यूज करना है, किस लिए यूज करना है? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को डिस्काउंट करने के लिए जो रेट यूज करना है वो होगा 1 प्लस बोरोइंग रेट यानी 10% इनटू पीरियड, यानी अगर 3 महीने का है तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, अगर 6 महीने का मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्लियर हुआ? यहां पे फिर उस रेट को 3 महीने या 6 महीने के बराबर करके फिर 1 ऐड करना, फिर डिस्काउंटिंग करनी है। क्योंकि अगर तो पूरे साल का होता ना हमारा फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, फिर हम एनुअल रेट को एज इट इज ऐड कर देते हैं। लेकिन ये है 3 महीने का, 6 महीने का। ये तो आपने मैथ में सीखा होगा ना कि अगर 3 में 6 महीने की डिस्काउंटिंग करनी हो तो आप रेट को एडजस्ट करते हैं इस तरह। क्लियर? तो मनी मार्केट हेजिंग में स्टेप नंबर 1 क्या है? डिस्काउंट। किसको डिस्काउंट किया? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को डिस्काउंट किया। स्टेप नंबर 1। फर्ज कीजिए आ गया 9 मिलियन। अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? बैंक से कहना है भाईजान ये 9 मिलियन हमें लोन दे दीजिए। बैंक से क्या कहना है? बोरो इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी फ्रॉम बैंक। बोरो कर रहे हैं, और ये बाद में जेल में रखिएगा, बोरो कर रहे हैं, रीपे कैसे करेंगे भला? जब 6 महीने बाद सिर्फ हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने इक्विवेलेंट अमाउंट बैंक से बोरो करनी है फॉरेन करेंसी में। ये ध्यान में रखिएगा, किस में अमाउंट? क्योंकि फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे तो वो फॉरेन करेंसी एसेट के साथ सेट ऑफ हो सकेगा ना। ये जो स्टेप नंबर 2 में आप बोरो कर रहे हैं, ये लोकल करेंसी नहीं कर रहे, फॉरेन करेंसी। क्योंकि 6 महीने में फॉरेन करेंसी रिसीवेबल था, आपने पेबल खड़ा करना है फॉरेन करेंसी में, लोकल करेंसी में नहीं। तो ये फॉरेन करेंसी में आपने उसको बैंक से लोन ले लिया, पहले में डिस्काउंट किया, दूसरे में लोन ले लिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? सेल करना है, क्योंकि हमें तो अपने खर्चे चलाने, हमें तो पैसा चाहिए, हम तो यूज करते हैं रुपीस में, रुपीस में हमें करना है सेल। और अगली बात आपको पता है, सेल डिपॉजिट रेट पे हम सेल कर रहे हैं कि डिपॉजिट करवा रहे हैं? ना 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 भाईजान, ना ना ना, अब बात निकल गई। अब सेल कर रहे हैं इस स्टेप में, हम इस स्टेप में सेल कर रहे हैं कि डिपॉजिट कर रहे हैं? तो सेल कर रहे हैं तो रेट कौन सा लगेगा? एक्सचेंज रेट के इंटरेस्ट रेट। सेल करते हुए, बाइंग सेलिंग करते हुए एक्सचेंज रेट लगता है, और डिपॉजिट बोरोइंग करते हुए इंटरेस्ट रेट लगता है। तो उसमें 2 रेट है, ध्यान से इस्तेमाल करने हैं रेट। फिर से मनी मार्केट हेजिंग में स्टेप नंबर 1 क्या है? डिस्काउंटिंग। ना ना ना, किस रेट पे? फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे डिस्काउंट करना यूजिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। स्टेप नंबर 2
borrow foreign currency, borrow foreign currency. Step number 3, sell foreign currency using buying rate. Sell foreign currency using बाइंग रेट, यानी स्पॉट रेट, जो आज का रेट है। और आज का स्पॉट रेट क्या, कौन से वाला रेट उठाना है? बाइंग रेट, जो लोअर वाला होता है। हम बाई कर रहे हैं ना, हाँ हम बाई कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है। हम सेल कर रहे हैं, बैंक, अभी आपने बदला लिया हम सेल कर रहे हैं, बैंक बाय कर रहा है, तो बाइंग रेट लगेगा, बाइंग रेट लगेगा, जो कि लोअर वाला होता है। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप नंबर 1 क्या है? डिस्काउंट यूजिंग फॉरेन करेंसी बोरिंग रेट। स्टेप नंबर 2, बोरो इक्वल अमाउंट, ये आसान है स्टेप। स्टेप नंबर 3, सेल फॉरेन करेंसी यूजिंग बाइंग रेट, यूजिंग बाइंग रेट। यहां पे रुक के, एक है फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी, एक है हेजिंग स्ट्रेटजी। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है पैसा अरेंज करना, पैसा कैसे अरेंज किया जाए, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंस कहां से अरेंज किया जाए। हेजिंग का मतलब है रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए। हम फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं कि हेजिंग स्ट्रेटजी? अगर हम फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे होते ना, यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। मैं कहता भाईजान बैंक से एक फॉरेन करेंसी ले ली आपने, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया है, अब आप खुल खिला के पैसे खर्चे, 6 महीने बाद जितना भी बनेगा रेट, फॉरेन करेंसी आएगी, उधर से पेमेंट हो जाएगी, खत्म कहानी। अगर हम फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे होते, कहानी यहीं पे खत्म। क्योंकि देखिए अब जो बैंक से फॉरेन करेंसी पेएबल हमने लिया है, वो तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऐड होके 10 मिलियन बन जाएगा 6 महीने बाद, और सेट ऑफ हो जाएगा। अब हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। और जो हमारे पास फॉरेन करेंसी इस वक्त हाथ में पैसे आए थे, हमने उनको सेल करके पाक रुपीज में ले लिए। लेकिन ये फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी नहीं है, हेजिंग स्ट्रेटजी है। और हेजिंग स्ट्रेटजी का कंप्लीट इफेक्ट तब ही आएगा जब आप इस वाली अमाउंट को भी 6 महीने पे लेके जाएंगे, तब पूरा फायदा नजर आएगा। कोई आपसे पूछे इस ट्रांजैक्शन से कितने पैसे आए, आप कहें 9 मिलियन, कहेगा नहीं, 9 मिलियन तो एज ऑन टुडे है, असल में तो ये कैलकुलेट होगा जब सेटलमेंट होगी। तो इस 9 मिलियन का जो पाक रुपीज है हमारे पास, उसको हम चाहें तो अभी के अभी खर्च कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये हेजिंग स्ट्रेटजी है, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी नहीं, इसको हमने क्या करना है, डिपॉजिट करवा देना है। लास्ट स्टेप, इसको हमने डिपॉजिट करवा देना है। किस अकाउंट में? फॉरेन करेंसी का लोकल, लोकल। रेट कौन सा लगेगा? सेविंग के बोरोइंग, सेविंग रेट, क्योंकि ये हमारा डिपॉजिट है। ये बात समझ आई? तो कोई अगर पूछे इस सारी ट्रांजैक्शन से आपको कितने पैसे रुपीज में रिसीव हुए, कितने पैसे, हम कहेंगे वो जो आज के दिन कन्वर्ट करवाया था बैंक से फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में, सेल करके जितने पैसे आए वो प्लस इंटरेस्ट, ये हमारी टोटल अमाउंट होगी जो हमें इस ट्रांजैक्शन से रिसीव हुई। सिर्फ वो नहीं जो फॉरेन करेंसी को सेल करके पैसे आए, सिर्फ वो नहीं, वो तो है ही है, उसके साथ इंटरेस्ट भी जो डिपॉजिट पे मिला है। ये हमारी हो गई कंप्लीट मनी मार्केट है जी। अब आप देखिए, अब ये सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद जब आप ये सारे काम कर लेंगे, उसके बाद एक्सचेंज रेट जितना मर्जी चेंज हो, इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी चेंज हो, आपके कैश फ्लोज में 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री करते हैं? ये है हेजिंग। ठीक, फिर से बताइए, फिर से बताइए, मनी मार्केट हेजिंग का मतलब क्या है? आपने कुछ अरसे के बाद जो रिसीवेबल करना है, इक्विवेलेंट अमाउंट का पेएबल खड़ा कर दे, ताकि वो बाद में सेट ऑफ हो जाए। इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स क्या हैं? स्टेप बताइए, पहले हेडिंग बताइए स्टेप्स की। डिस्काउंट, बारो, सेल, डिपॉजिट। डिस्काउंट का मतलब क्या है?
फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को डिस्काउंट कर दो यूजिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। फिर क्या करो, इक्वल अमाउंट बैंक से बारो करो। फिर क्या करो, उस डिस्काउंटेड जो बारो किया है फॉरेन करेंसी उसको सेल कर दो। किस रेट पे? स्पॉट रेट बोरिंग पे। स्पॉट मतलब आज के दिन पे, जो आज के दिन पे रेट है कौन सा? बाइंग का, उस पे। बाइंग मतलब कम वाला, बाइंग का रेट मतलब कम वाला रेट, ठीक। और आज के दिन हमने उसको कन्वर्ट करवा लिया लोकल करेंसी में, और फिर क्या करना है? डिपॉजिट करवा देना, और वो इक्वल टोटल अमाउंट है। लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना है कि इसको आपने 3 महीने 6 महीने के लिहाज से कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम पास्ट पेपर का वही क्वेश्चन करने लगे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस मनी मार्केट हेजिंग की भी हो जाए। तो क्लास में हम सिर्फ मनी मार्केट हेजिंग करेंगे, लेकिन घर जाके अब आपने वो कंप्लीट क्वेश्चन करना है, कंप्लीट पूरे का पूरा, फॉरवर्ड भी, मनी मार्केट हेजिंग भी, और नो हेजिंग के साथ भी। क्लियर? अच्छा, इसमें आई कैप की बुक में जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने, नहीं करने। आई कैप की बुक में जो क्वेश्चन है, जो स्टडी टेक्स्ट में है, वो नहीं करने। उसकी रीजन ये है कि ये बुक बनाई है, यूके से आई है ये बुक, ठीक है, यूके का माइल वुल्फ वालों ने बनाया। उन्होंने अपने जो होम करेंसी ट्रीट किया है वो किया है पाउंड को, और फॉरेन करेंसी ट्रीट किया डॉलर को। तो हमारे लिए तो दोनों फॉरेन करेंसी, तो आप घूम जाएंगे कि रुपीज की है ही नहीं कोई। एक मसला, एक इसमें 4 मसले हैं। एक मसला तो ये हो गया कि वो पाकिस्तान की करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, कैलकुलेशन करते हुए ना आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। दूसरा मसला ये आता है कि पाउंड स्ट्रॉन्गर है डॉलर से, पाक रुपीज वीकर है डॉलर से। तो अगर आप होम करेंसी को यूके को पीके कर भी देना, जहां जहां यूके है वहां वहां पीके कर दूं मैं, उसके बाद भी मसला आएगा। क्या? स्ट्रॉन्गर, वो सारी कैलकुलेशन उलट हो जाती हैं, क्योंकि उसने फिर उसको डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट कोटेशन में दिया हुआ एक्सचेंज रेट्स को, वो कैलकुलेशन। तो उसको आपने नहीं करना। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कन्वर्ट करके ना, रेट्स कन्वर्ट करके रुपीज में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, कन्वर्ट करके फिर आपको वो क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है, अभी नहीं करना, कुछ समझ नहीं आएगी आपको। अभी फिर हम क्या करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? अभी हाँ, पास पेपर, शाबाश। अच्छा, मुझे बताइए, आप खुद से कर लेंगे कि मैं आपको साथ? खुद से कर लेंगे, चलें देखते हैं। अच्छा, आप ट्राई कर रहे हैं, चले ठीक है, शाबाश। पहले मैं डिस्कस कर लूं कि डिस्कस कर दूं मैं? चलिए, अरे डिस्कस कर लेते हैं। शाहीन लिमिटेड, या चलिए ऐसा करते हैं, लेक्चर को मैं पॉज करवाता हूं, आपके पास 5 मिनट हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पहले खुद से इसको करें, ठीक है, खुद से इस क्वेश्चन को करें, देखिए कितना कुछ समझ आया आपको स्क्रैच से, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जरूरत पड़ी तो उसको अटेम्प्ट भी करेंगे। क्लियर ये? चलिए जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप भी लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिए, और फिर इस क्वेश्चन को, ये रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है एमएफए का, इसको अटेम्प्ट कीजिए जी, पॉज कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, कंपेयर कर लीजिएगा अपने सॉल्यूशन के साथ। हम सिर्फ रिक्वायरमेंट बी कर रहे हैं, ए और सी हमने पहले कर ली थी, और घर जाके आपने पूरा क्वेश्चन दोबारा करना है, असाइनमेंट है आज की। हेजिंग थ्रू मनी मार्केट, हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि डॉलर मिलना है 50,000, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है। फिर उसका कब मिलना है? 3 मंथ्स में। और ये रिसीवेबल है, रिसीट, ये 3 चीजें अंडरलाइन करें, रिसीट, यूएस डॉलर 50,000, 3 मंथ्स। ये अहम इंफॉर्मेशन है जो हमारे बता रही है हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मनी मार्केट हेजिंग में स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, डिस्काउंट
डिस्काउंटिंग। अब ये जो हमने डिस्काउंटिंग करनी है, किसकी करनी है? फॉरेन करेंसी की। तो रेट कौन सा लगेगा? फॉरेन करेंसी का रेट लगेगा ना। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट फॉरेन करेंसी कितनी है? 50,000 डिस्काउंट करना है। किस रेट पे करना है? फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे, क्योंकि बाद में हमने बैंक से बोरो करना है, तो बोरोइंग रेट पे बैंक बढ़ाएगा इंटरेस्ट। फॉरेन अब रेट उसने इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट्स ऊपर दिए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे दिए हैं। क्या यूज करना है इस वक्त? क्या यूज करना है? इंटरेस्ट रेट। तो बोरोइंग रेट है 2.75। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिस्काउंट फॉरेन करेंसी हमने डिस्काउंट करना है वो है 50,000 डिवाइडेड बाय 1। डिस्काउंट करने के लिए डिवाइड करते हैं ना, मल्टीप्लाई तो नहीं ना करते, डिवाइड करते हैं। 1 प्लस कितना रेट है? 0.0275, 0.0275। यहां तक क्लियर है? अब चूंकि ये 1 साल का नहीं है, 3 महीनों का है, तो इसको हमने मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करना। इस वाले को, सारे को नहीं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/12 हो रहा है, ये 1 नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 1 प्लस 0.0275 करके फिर उसे 3/12 कर रहे हैं, वो गलत है। और कुछ पता नहीं, शायद मैथ में उन्होंने टेक्निक सीखी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय इसकी पावर पे लिख रहे हैं, पावर माइनस। मुझे नहीं पता वो कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है, मुझे सिंपल कैलकुलेशन आती है। वो क्या है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3/12, अगर 6 महीने का होता ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.75, सारे का सारा 0.275 नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको करना है। तो ये बताइए कितना आया? अब मैं 50,000 डिवाइडेड बाय 1.0275 पावर नहीं मल्टीप्लाई बाय 3/12, माइंड 0.275 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये +1, हाँ 1 डिवाइडेड बाय 50,000, 49658.5, यानी तकरीबन 49659 कर लें, 49659। जी यहां तक क्लियर है? ये स्टेप 2 हो गया हमारा, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है? बोरो करना है, बोरो कर लिया। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 2 बोरो फ्रॉम बैंक, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। स्टेप 3 में क्या करना है? सेल फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी किस रेट पे? एट द रेट ऑफ, ये आगे हेडिंग में ना ये जरूर लिख दिया करें ताकि आपको पता है रेट कौन सा यूज करना है। आप वरना आप गलती कर सकते हैं, स्टेप्स में गलती नहीं करेंगे, रेट अप्लाई करते हुए गलती कर सकते हैं आप। फॉरेन करेंसी को सेल करना है, सेल करना है किस रेट पे? अब बताइए इंटरेस्ट रेट पे जाएं एक्सचेंज रेट पे जाएं? इस स्टेप में कौन सा रेट यूज होना है? एक्सचेंज रेट। सेल फॉरेन करेंसी स्पॉट के फॉरवर्ड रेट पे, स्पॉट पे सेल फॉरेन करेंसी किस रेट पे? बाइंग रेट पे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, बैंक बाय कर रहा है, तो ये आ जाएगा सेल फॉरेन करेंसी कितनी है? 50,000 है कि 490? अब ये थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। राउंडिंग ऑफ कर दिया हमने, इसलिए थोड़ा सा 49659 मल्टीप्लाइड बाय 178.650, ये हमने सेल कर दिया। 49659
659 मल्टीप्लाई बाय 178.65 8871 8871 मेरा 580 आ रहा है। अच्छा राउंड, ठीक है ना, ऐसे ना करें, मैंने राउंड ऑफ करके कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में तो इसी तरह होगा ना, कैलकुलेशन कर रहे होंगे राउंड पेपर में, एक्सेल थोड़ी। 8871,580 ये रुपीज हैं, ये हमारे पास आ गए रुपीज। इनको खर्च कर लें, इनको खर्च कर लें, नहीं कर, क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है, डिपॉजिट। अच्छा डिपॉजिट रेट कौन सा लगेगा, फॉरेन करेंसी वाला लोकल वाला, रुपये डिपॉजिट करवाएंगे, रुपये का रेट ही मिलेगा। नहीं पहले बताएं, इंटरेस्ट रेट के एक्सचेंज रेट, रुपये वाला के फॉरेन करेंसी वाला, बोरिंग वाला के डिपॉजिट वाला, क्योंकि डिपॉजिट करवाया हुआ ना, कौन सा रेट आया से। अब मैं गलती करने लगा हूं, जरा देखिएगा, डिपॉजिट, तो मुझे जो डिपॉजिट, जो मेरी टोटल अमाउंट होगी ना, टोटल अमाउंट मिलेगी मुझे, वो मिलेगी 8871,580 प्रिंसिपल प्लस इसमें इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 8871,580 मल्टीप्लाइड बाय 6.75%। हाँ ये गलती, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे 3 महीनों का मिलना है, 3/12। अब ये कैलकुलेशन करें, टोटल अमाउंट मुझे कितनी मिलेगी, $8871,580 multiplied by 6.75% multiplied by 3/12, 149,708, 149,708 plus 8871,580, 8871,580, 9021,288। ये हमें हेजिंग के बाद टोटल पैसे ये मिलेंगे, हेजिंग के बाद टोटल पैसे ये मिलेंगे। मेरे समझ आया, इसका मतलब ये हुआ असल कहानी स्टेप्स में है, जिसको स्टेप्स याद है और किस स्टेप पे कौन सा रेट यूज होना है, वो उसके लिए चुटकियों का काम है। और जिसको ये नहीं, अब देखें, आप खुद देखें, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है कि कंसेप्ट या डिसीजंस, कंसेप्ट डिसीजंस है। अगर आपको रेट नहीं पता ना, तो आप जितना मर्जी कैलकुलेशन कर ले, सही नतीजे में नहीं पहुंच सकते, अगर आपको ये कंफर्म नहीं। तो फॉरवर्ड में और मनी मार्केट में क्या फर्क है, एक फर्क, फॉरवर्ड में सिर्फ एक्सचेंज रेट यूज होगा, मनी मार्केट में एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों रेट्स यूज होंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि किस स्टेप में कौन सा रेट यूज हो रहा है। क्लियर? घर जाके तसल्ली से एक दफा आपने इस सारे क्वेश्चन को, कंप्लीट क्वेश्चन को फॉरवर्ड समेत अटेम्प्ट करना है। आखिरी स्टेप कौन सा है, टोटल मनी, ये है ना टोटल मनी, डिपॉजिट करा, ये टोटल मनी ये मिली है, ये तो डिपॉजिट हमने करवा दिया ना, उसके बाद इंटरेस्ट मिलना है। टोटल मनी इज इक्वल टू डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट, इसको डॉलर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, टोटल पैसे ये मिले ना, $50,000 से डिवाइड कर दें, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। हाँ जाहिर है, ये 50,000 के टोटल पैसे मिले तो 50,000 से डिवाइड कर दें, 180 के आसपास आता है मेरा ख्याल। वे क्लियर? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं कोशिश करूंगा आईकैप के क्वेश्चन को जरा लोकलाइज करके तो फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि फर्दर प्रैक्टिस हो सके। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।